हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हो। मैं हूं आकाश और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आकाश मैथ सब में। आज से हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो कि हाँ, आप आकाश भैया की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। तो मैं आज से ये आपकी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। उसके बाद डायरेक्ट मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब जो लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं उनको बहुत दिक्कत होने लगती है, जो क्लास में हम ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा बातें ना करके डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्या करना कि एक कॉपी और पेन साथ में ले लेना और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको साथ में आप नोट करते चलना। जिससे क्या होगा कि आपको बाद में जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत मतलब आसानी होगी, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और वादा करता हूँ, जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लास देख लो। आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। आप सेकंड सेमेस्टर का देख लो और फिर हम थर्ड सेमेस्टर की अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, बात करें थर्ड सेमेस्टर, तो बात थर्ड सेमेस्टर की हम लोग करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आपके दो पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको पढ़ना होगा अलजेब्रा के बारे में, जिसमें टोटल आपको 4 यूनिटें दी गई हैं। और जो आपका सेकंड पार्ट आपका आता है, उसमें आपको मैथमेटिकल मेथड के बारे में सीखना होगा, जिसमें आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी आ जाता है। ठीक है। उसमें आपका टेलर्स थ्योरम आ जाता है, डिफरेंशियबिलिटी आ जाता है। इन सारी चीजों को हमको बहुत अच्छे तरीके से सीखना होता है। हालांकि मैंने सिलेबस का वीडियो नहीं बनाया है, बट आप लोग कहोगे तो मैं सिलेबस का वीडियो डाल दूंगा। हालांकि अगर आप मतलब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो चैनल मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है, वहां से आप लोग जुड़ जाओ। वहां पर सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा आपसे कुछ आज की इस क्लास में थोड़ी सी बातें कर ले 2 मिनट, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखो, देखो बीएससी अगर थर्ड सेमेस्टर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की हम लोग अगर बात करें तो इसमें टोटल आपकी दो बुक, ठीक, दो बुक मतलब फर्स्ट बुक और ये आपका है दूसरा सेकंड बुक। पहले में आपको एलजेब्रा को पढ़ना होता है और दूसरे में आपको पढ़ना होगा क्या, दूसरे में आपको पढ़ना होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। सॉरी, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल मेथड के बारे में सीखना होगा। हालांकि हम लोग आज फर्स्ट मतलब अपनी फर्स्ट बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हम अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट बुक में आपका यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट में जो आपका पहला टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। अब आखिर इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, पार्टीशन होता क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है आपने अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिया होगा कि आकाश भैया की क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। तो चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, सबसे पहला चैप्टर नहीं, हम लोग यहाँ पर डाल दें यूनिट फर्स्ट। क्या यूनिट आपकी फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, और यूनिट फर्स्ट का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन एंड पार्टीशन। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। ये आपका चैप्टर नाम दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। चलो, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कमेंट वगैरह मत कीजिएगा, ध्यान से क्लास को देखिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक। देखो, देखो बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक, किसकी बात करें, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन। तो जैसा कि आपको इस चैप्टर का नाम पढ़ने में ही लग रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपका एक अलग टॉपिक है और जो आपका पार्टीशन है ये आपका एक अलग टॉपिक है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे और पार्टीशन के बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज की मतलब आज की इस क्लास में दोनों टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक, किसको पढ़ने जा रहे हैं कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। यहां पर हम लोग डाल दें कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक, रिलेशन क्या होता है। देखो, इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करो, विमर्श करो।
देखो जैसा कि आपको नाम लिखा है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एक आपको वर्ड मिलता है रिलेशन। ठीक है, क्या मिलता है, रिलेशन। और रिलेशन के बारे में आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, वहीं से कनेक्ट हो रहा है क्लास। अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के 100 तक आपको लेकर जाऊंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखो रिलेशन, RELA, सॉरी टी लगा दिया है, RELATION होता है। ठीक है, I'm really सॉरी इसके लिए। रिलेशन, ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर आपका रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का कितने टाइप होते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका रिलेशन का ही एक टाइप है। तो जब हमको रिलेशन पता होगा तभी तो हम रिलेशन की टाइप को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आपका रिलेशन क्या होता है। ठीक, अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग ध्यान से सारी चीजों को देखो, एक एक टॉपिक में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आपका आखिर रिलेशन होता क्या है। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आपका, यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ रिलेशन। रिलेशन मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, संबंध। ठीक, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसको लोग हम लोग कहते हैं कि संबंध, रिलेशन यानी संबंध। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको अपना मतलब अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मुझे पता है कि आपको ये सारी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मतलब पता होंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनको शायद टॉपिक ना पता हो, मतलब ये सारी चीजें ना पता हो, भूल गए हो। तो उन सभी को साथ में लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। बात करें रिलेशन, बात करें किसकी, संबंध की। तो देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो जैसे क्या होता है, संबंध, संबंध मतलब जैसे मैं हूं। ठीक, अब एक मतलब मेरा मेरी मम्मी के साथ कैसा संबंध है, मेरा मेरे पापा के साथ कैसा संबंध है, मेरा मेरे भाई के साथ कैसा संबंध है, ठीक, मेरा मेरा दोस्त के साथ कैसा संबंध है। मतलब आपने अगर अपने मतलब आस पास में देखोगे तो एक पिता मतलब पिता पुत्र का क्या संबंध होता है। ठीक, आप लोग देखते हो कि एक माता और एक बेटे का क्या संबंध होता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार आपका मैथमेटिक्स में सेट के बीच में आपका रिलेशन दिया जाता है। इसके बीच में सेट के बीच में आपको रिलेशन दिया जाता है और उसमें आपको रिलेशन निकालना होता है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने एक सेट ले लिया, ए हमने एक सेट लिया और एक सेट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। और इनके बीच मान लो कि आपका रिलेशन क्या काम कर रहा है, आर काम कर रहा है। एक सेट हमने ले लिया ए और एक सेट बी ले लिया और इनके बीच रिलेशन क्या काम कर रहा है, आर काम कर रहा है। ठीक, अब मान लो सेट ए में आपके कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर आप मान लो सेट बी में आपके कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर एक्स एलिमेंट है, यहाँ पर आपके वाई एलिमेंट है। ठीक, अब अगर आपने एक्स वाई यहाँ पर रख दिया तो कुछ एलिमेंट भी इसमें भर दो। तो मान लो हमने यहाँ पर मान लिया 1 है, यहाँ पर मान लिया 2 है, यहाँ पर मान लिया 3 है, यहाँ पर मान लिया हमने क्या है, 4 है। इसमें मान लिया हमने 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 5 है। ठीक, और फिर हमने इसमें क्या कर दिया, हमने कर दिया कि एक का कनेक्शन हमने 1 का कनेक्शन 2 के साथ कर दिया, 2 का कनेक्शन हमने 3 के साथ कर दिया, 3 का कनेक्शन हमने 4 के साथ कर दिया, 4 का कनेक्शन हमने किसके साथ कर दिया, 5 के साथ कर दिया। और अब मैं आपसे कहूं कि आप इस सेट को देखकर, इस रिलेशन को आप लोग देखकर हमें ये बताओ कि आखिर इसमें रिलेशन क्या है। सेट ए हमने लिया, सेट बी हमने लिया, इसमें एक्स एलिमेंट है, इसमें वाई एलिमेंट है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूं कि आप बताओ इसमें एक रिलेशन क्या काम कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो आप यही तो बताओगे कि भैया आप यहाँ पर देखो कि जो सेट ए हमको दिया गया है और जो सेट बी हमको दिया गया है, इन दोनों को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग एक का कनेक्शन दो के साथ करते हैं तो एक था यहाँ पर क्या हो गया, दो हो गया। ठीक, यहाँ पर अगर मैं 2 का कनेक्शन 3 के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर आपका 2 था, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब 1 अधिक हो गया। अगर मैं 3 का कनेक्शन 4 के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर आपका 3 था, यहाँ पर 1 बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं इस 4 का कनेक्शन इस 5 के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर आपका 4 था, यहाँ पर आपका 1 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। ओवरऑल हमको देखने से यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। हाँ भैया आपने तो बता दिया लेकिन हमको समझ में नहीं आया आखिर ये कैसे आया। देखो
ये कह रहा है कि अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, ठीक? x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली? x की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 2 मिल गई। तो इसीलिए मैंने कनेक्शन किसके साथ कर दिया? 1 का कनेक्शन 2 के साथ कर दिया, ठीक? अब अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या है? y की वैल्यू अगर हमको निकालनी है और x की वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू क्या रख दोगे? 2 रख दोगे और प्लस में 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने 2 का कनेक्शन 3 के साथ कर दिया। ऐसे 3 रखोगे तो 3 से 1 अधिक 4 हो जाएगा। 4 रखोगे तो 4 से 1 अधिक आपका 5 हो जाएगा। तो एक रिलेशन इस दोनों सेट को देखते हुए हमने एक रिलेशन क्या डिफाइन किया? ये डिफाइन किया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ऐसे हमको रिलेशन, तो रिलेशन आपको समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन क्या होता है कि दो सेट के बीच में ये आपका एक संबंध दर्शाता है। संबंध क्या आ गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने क्लास 12th में इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो, इसमें कोई दिक्कत? एक बार और रिवाइज कर दें, बताओ। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने एक सेट लिया ए, मैंने एक फिर दोबारा सेट लिया बी। ठीक, सेट ए में एक्स एलिमेंट है, सेट बी में वाई एलिमेंट। फिर हमने कर दिया कि एक का कनेक्शन दो के साथ, दो का कनेक्शन तीन के साथ, तीन का कनेक्शन चार के साथ, चार का कनेक्शन पांच के साथ। तो अब इसमें हमको रिलेशन को ढूंढना है। तो रिलेशन हम लोग कैसे ढूंढेंगे? अब देखो यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो हो गया, दो था तीन हो गया, तीन था चार हो गया, चार था पांच हो गया। मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी x की वैल्यू जो आप रखोगे वहां पर y की वैल्यू एक अधिक आ जाएगी। बस यही रिलेशन हमको मतलब निकालना था। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग लिखना चाहो तो r इज इक्वल टू, एक r क्या है? रिलेशन। r इज इक्वल टू वन का कनेक्शन टू के साथ तो वन कामा टू हो गया, ठीक? टू का कनेक्शन थ्री के साथ तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? तो यहाँ पर आपका टू कामा थ्री हो गया, ठीक? फिर थ्री का कनेक्शन फोर के साथ तो थ्री कामा फोर हो गया, ठीक? फोर का कनेक्शन फाइव के साथ तो आपका फोर कामा फाइव हो गया, ठीक? अब देखो इसको लिखने के लिए आपका रोस्टर मेथड होता है, समुच्चय मतलब समुच्चय निर्माण विधि होती है, कई सारे मेथड होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। हालांकि ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन शायद जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं समझ पाओगे तब तक आगे की चीजों को आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे ना। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक? तो यहाँ पर रिलेशन में आपको कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिलेशन की अगर हमने बात कर ली है, किसकी बात कर ली है हमने? हमने रिलेशन की बात कर ली है। तो रिलेशन के साथ साथ एक टॉपिक हम लोग यहीं पर और कवर कर लेते हैं कि आपका डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी। ठीक, किसकी बात कर लेते हैं? हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं, कोडोमेन की बात कर लेते हैं और रेंज क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख दूं, ठीक? इसकी डोमेन क्या होता है आपका, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। डोमेन क्या होता है आपका, फिर कोडोमेन आपका क्या होता है, ठीक? कोडोमेन आपका क्या होता है, उसके बाद आपका रेंज क्या होता है, ठीक? रेंज क्या होता है, इसका डिफिनीशन अलग अलग होता है। मैं डिफिनीशन आपको नहीं, डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखो, जैसे मैंने एक सेट लिया ए और एक सेट ले लिया बी, और इसमें आपका कोई रिलेशन काम कर रहा है आर। ए में आपके कुछ एलिमेंट हैं, ठीक? बी में आपके क्या है? कुछ एलिमेंट। इसमें मान लो एक्स एलिमेंट आपको दिया गया है, इसमें मान लो आपको वाई एलिमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर आप रख लो वन कामा टू थ्री फोर, और यहाँ पर आप क्या कर लो? फाइव कर लो। यहाँ पर आपका ए बी सी डी ई एफ और क्या हो गया? जी हो गया। एक वन का कनेक्शन ए के साथ कर दो, टू का कनेक्शन बी के साथ कर दो, थ्री का कनेक्शन सी के साथ कर दो, फोर का कनेक्शन डी के साथ कर दो और फाइव का कनेक्शन ई के साथ कर दो, ठीक? अब अगर इस सेट में, अगर इस रिलेशन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कि इसमें आपका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? मुझे पता है कि जो लोगों ने मतलब जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हालांकि अब मैं आपको बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? बात करें डोमेन की, कि आखिर डोमेन इसमें क्या है। डोमेन की बात करें तो जो आपने इस रिलेशन लिया है, ये जो आपने एक रिलेशन लिया है, इस रिलेशन में जो आपका सेट ए है, यही आपका क्या होता है? डोमेन होता है। क्या? जो सेट आपने ए लिया है, यही आपका क्या होता है? डोमेन होता है, ठीक? तो सेट ए में कितने एलिमेंट है आपके? वन टू थ्री फोर फाइव।
यही तो है? तो कहोगे हाँ भैया। तो डोमेन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक, बात करें रेंज की, कि आखिर सॉरी, बात करें कोडोमेन। कोडोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो आपने ये रिलेशन लिया, इस रिलेशन में जो सेट बी आपको दिया गया है, क्या, जो सेट बी आपको दिया गया है, वो सारे के सारे जितने एलिमेंट सेट बी में हैं, वो सारे के सारे क्या है, कोडोमेन, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। जी तक लिया है? तो कहोगे हाँ भैया। तो ए बी सी डी ई एफ जी आपके कितने एलिमेंट हैं? ये सारे के सारे कोडोमेन। बात करें रेंज क्या होता है, रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो सेट बी के एलिमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे सेट ए में सॉरी सेट बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो जो सेट बी में आपको एलिमेंट दिए गए हैं, इस सेट बी में कितने एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट हैं? बात को समझो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आप समझो। कितने एलिमेंट, जो सेट बी के कितने एलिमेंट आपके सेट ए से कनेक्ट हैं, और जितने एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट होंगे वही आपका रेंज होगा। जैसे यहाँ पर ए आपका कनेक्ट है, बी आपका कनेक्ट है, सी आपका कनेक्ट है, डी आपका कनेक्ट है और ई आपका कनेक्ट है, लेकिन ये एफ और जी आपका कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज आपका हो जाएगा ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका एफ और जी जो आपने लिया था, एफ और जी, ये आपका रेंज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एफ और जी आपका किसी भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, और अगर एफ जी आपका कनेक्ट नहीं होगा तो ये आपका रेंज नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक, आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। अब ये था हमारा बहुत ही बेसिक पॉइंट, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दूं। ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, अब हम अपने सिलेबस के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को सीख रहे हैं। देखो, अब हम बात करते हैं, रिलेशन की बात लोग हम लोग कर रहे थे, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप लोग मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखो, बात कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होता है, ये आपका एक प्रकार का टाइप होता है, किसका, रिलेशन का। तो आप, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर रिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो देखो, जो आपका रिलेशन होता है, रिलेशन आपका टोटली हमको पढ़ना होता है 4 प्रकार से, लेकिन होता है कई प्रकार से। जैसे मान लिया अभी मैं आपसे बताऊं, अभी मैं थोड़ा सा आपको दैनिक जीवन से अगर कनेक्ट करके बताऊं, तो क्या है कि जैसे मैं हूं, ठीक, अब जैसे मेरे भी तो कुछ खास संबंध होंगे, जैसे हमारे मतलब मम्मी से क्या संबंध है, हमारे पापा से हमारा क्या संबंध है, भाई से क्या संबंध है, दोस्त से क्या संबंध है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ खास प्रकार के संबंध हो गए। तो वही ये 4 जो आपको दिया गया है, इस रिलेशन के खास प्रकार के संबंध होते हैं। लेकिन अगर अगर मैं यहाँ से मतलब अपने इस घर से बाहर निकलता हूँ, तो देखता हूँ कि अगर रोड पर चल रहा हूँ, तो रोड पर अगर मैं चलूंगा तो बहुत सारे लोग वहां पर मिलेंगे, और अगर वहां पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, अगर मैं उनसे बात करता हूँ, तो हम दोनों के बीच कोई ना कोई बॉन्डिंग बन जाएगी, और बॉन्डिंग अगर हम लोगों के बीच बनी, तो एक रिलेशन जरूर होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप जब मतलब हम लोग जहां निकलेंगे वहां कई सारे प्रकार के संबंध बन के तैयार हो जाएंगे, तो हमको सभी संबंध को नहीं पढ़ना है, बस कुछ खास प्रकार के संबंध पढ़ना है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, बस इन्हीं लोगों को पढ़ना है। तो उसी प्रकार जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका जो टाइप आएगा, वो आएगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला टाइप आपका आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर दूसरा आपका आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। फिर तीसरा आपका आएगा ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तीसरा आपका आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा जो हमारा टॉपिक है, वो इक्विवेलेंट रिलेशन आएगा। ठीक, क्या आएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, अब देखो इतनी चीजें अगर हमको पता हो गई, तो शायद बहुत अच्छे तरीके से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक,
ये आपका टॉपिक है। रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार से हमने पढ़ा? चार। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा कौन सा हमारा? तीसरा ट्रांसिटिव रिलेशन, और चौथा इक्विवेलेंट रिलेशन। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रही है। ठीक, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, फैन ऑन कर ले, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो आप लोग साथ में नोट कर रहे हो? आप लोग साथ में नोट कर रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा कि रिलेशन चार प्रकार से हमने पढ़ा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में हमको सीखना होगा क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। देखो, देखो, जब तक आप इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को नहीं समझ पाओगे, जब तक आप सिमेट्रिक रिलेशन को नहीं समझ पाओगे, जब तक आप ट्रांसिटिव रिलेशन को नहीं समझ पाओगे, तब तक भैया ये समझ में नहीं आने वाले। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भैया हम जब तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव इन तीनों के साथ में लेकर चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या? इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको तभी समझ में आएगा। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, फिर हम लोग सीखते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि आपका ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे कि आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होता क्या है। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं डेफिनेशन पर कभी, मैं हमेशा आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, डेफिनेशन के चक्कर में मैं कभी नहीं पढ़ता। और आप लोग पीछे क्लासेस मेरे अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाता, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक, बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर आपको कोई दो सेट दिया गया है, दो सेट या फिर अगर मान लो कोई आपको सेट दिया गया है और उस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से ही संबंध बन जाए, खुद से खुद का संबंध बन जाए, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको कोई एक ऐसा सेट दिया जाता है जिस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से ही संबंध है, तो वो आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। भैया नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल के साथ बताओ। देखो, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, सॉरी 2 मिनट रुको, कार, ये जो हमारा मतलब माइक वाला कार है छोटा है, ठीक है, तो बार बार फंस जाता है, इसीलिए मतलब दिक्कत होती है। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाने के लिए ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक आपको मतलब एक समुच्चय लिया, एक समुच्चय ए, मान लो हमने क्या ले लिया? ए। और समुच्चय ए मतलब समुच्चय ए यानी सेट ए ले लिया, और उसमें एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, ये एलिमेंट आपको दिए गए हैं। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका है आर जो है ये ए से ए में परिभाषित है, मतलब ए खुद का खुद से संबंध है। तो थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक, जैसे ये आपका क्या हो गया? एक्स एलिमेंट है इसमें, ये आपके वाई एलिमेंट है। यहाँ पर आपका क्या मिल गया? यहाँ पर आपके एक्स है, यहाँ पर आपके वाई है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो सेट ए है वो खुद से खुद में संबंधित है, मतलब ए में एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3 है। बी में एलिमेंट यही एलिमेंट, क्योंकि ए से ए में दिया गया है तो डोमेन कोडोमेन सेम हो जाएगा, डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3, अगर वन का कनेक्शन वन के साथ हो गया, टू का कनेक्शन टू के साथ हो गया, थ्री का कनेक्शन थ्री के साथ हो गया, तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन आर मिला। वो रिलेशन आर आपको यहाँ पर क्या मिला? 1, 1, क्या मिला? 1, 1, क्या मिला? 2, 2, क्या मिला? 2, 2, ठीक है, 2, 2, क्या मिला? 3, 3, क्या मिला आपको? 3, 3। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है? ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको एलिमेंट इस समुच्चय ए में जो आपको एलिमेंट दिया गया था 1, 2, 3, तो ये वन कहाँ गया? ये 1, 1 कर लिया, यानी खुद का खुद से संबंध इसने बना लिया। फिर टू को अगर आप लोग देखते हो तो 2, 2 कर लिया, यानी खुद का इसने खुद से संबंध बना लिया। यहाँ पर अगर आप थ्री को देखते हो तो यहाँ पर 3, इसने थ्री कर लिया, मतलब इस थ्री ने खुद से ही संबंध बना लिया। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया? ये एक प्रकार का आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब खुद का खुद से संबंध।
जैसे 1 था तो 1 का रिलेशन 1 के ही साथ हो गया, 2 था 2 का रिलेशन 2 के साथ हो गया, 3 था इस 3 का रिलेशन इस 3 के साथ हो गया। मतलब अगर आपको कोई ऐसा सेट दिया जाता है जिसमें खुद का खुद से संबंध होता है तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को तो कहोगे भैया हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया। तो आई होप रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोग समझ गए, तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, उस एग्जांपल के बाद हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पता है, बट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मतलब क्लास अगर कोई पहली बार देखता है तो उसे भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपका सेट ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, ए कामा बी कामा सी कामा डी हमने ले लिया। ठीक, और रिलेशन आपको इसमें क्या मिल रहा है, रिलेशन आपको इसमें मिल रहा है ए कामा बी मिल रहा है। ठीक, और मतलब ऐसा कनेक्ट कर लो, मैं एक एग्जांपल डायरेक्ट दे रहा हूँ, हो सकता है मतलब ये सही ना हो बट आप मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक, ए कामा बी हो गया, ठीक, फिर ए कामा ए हो गया, ठीक, इसी में कहीं बी कामा सी आ गया, ठीक, इसी में कहीं आपका आपका डी कामा ए आ गया, ठीक, डी कामा ए आ गया, फिर आपका इसमें कहीं बी कामा बी आ गया, ठीक, इसी में आपका कहीं सी कामा सी आ गया, फिर इसी में कहीं आपका सी कामा ए आ गया, इसी में आपका कहीं कहीं आपका बी कामा ए आ गया, ठीक, और इसी में कहीं आपका डी कामा डी आ गया। अब बताओ ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, बताओ। तो कैसे चेक करोगे, तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपने सेट ए लिया है, इस सेट ए में देखो ए है आपको तो कहोगे हाँ, बी है कहोगे हाँ, सी है कहोगे हाँ, डी है कहोगे हाँ। तो इस रिलेशन में आप देखो क्या कहीं आपको ए कामा ए मिल रहा है मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, क्या कहीं बी कामा बी मिल रहा है खुद का संबंध बी के साथ मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, क्या आपको कहीं सी कामा सी मिल रहा है यानी खुद का संबंध खुद के साथ, क्या आपको कहीं डी कामा डी मिल रहा है यानी खुद का संबंध खुद के साथ, कहोगे हाँ भैया ए कामा ए यहाँ पर मिल रहा है, बी कामा बी यहाँ पर मिल रहा है, सी कामा सी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक, डी कामा डी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस रिलेशन के एलिमेंट को देखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर को हमने देखा तो हमें क्या मिला कि हर एक एलिमेंट जो समुच्चय ए में है, जो समुच्चय ए में जो आपको एलिमेंट दिया गया है, हर एक एलिमेंट का खुद से संबंध हमको इस रिलेशन में मिल रहा है। मतलब ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, क्या है, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की कि आखिर आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव आप लोग समझ गए तो कहोगे हाँ भैया समझ गए क्या होता है। अगर कोई एलिमेंट हमको दिया गया है किसी सेट में तो खुद का खुद से संबंध अगर है तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़े। बात करें सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसको आपको बताऊं। जैसे मान लिया आपके कोई दो दोस्त हैं, ठीक, ए और कामा बी आपके कोई दो दोस्त हैं, और ए कामा बी अगर आपका किसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी किसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि बी कामा ए भी बिलोंग करेगा किसमें, इस रिलेशन आर में। बस यही आपका क्या होता है, इसी चीज को ध्यान रखो कि यही आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्या, अगर आपके एक आपका कोई एलिमेंट है, बी आपका कोई एलिमेंट है और ए और बी आपका बिलोंग कर रहा है किसी मतलब रिलेशन आर में, और अगर ए कामा बी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा तो बी कामा ए भी इस रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। बस यही आपका क्या होता है, यही आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। नहीं समझ में आया तो कहोगे नहीं समझ में आया, जब तक हमें आप एग्जाम्पल के साथ नहीं बताओगे तब तक कोई भी चीज हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल बताओ तब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सेट हमने ले लिया, एक सेट हमने ले लिया, सॉरी सेट ना लो, डायरेक्ट में वो बार बार डायग्राम बनाना अच्छा नहीं लगता। एक रिलेशन हमने ले लिया आर, ठीक, और इस रिलेशन आर में आपका 1 कामा 2 है कहीं पर, ठीक, 2 कामा आपका 1 है कहीं पर, और आपका क्या है 2 कामा 3 है आपका कहीं, ठीक है, 1 कामा 2 और यहाँ पर आपका 3 कामा 2 है। अब इसमें आप देखोगे
तो ये क्या कहता है कि अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी हैं, क्या है, ए और बी हैं, मतलब इस एक को आप लोग मान लो ए, इस दो को आप मान लो बी, तो इसमें ए बी आपको नजर आया, तो कहोगे हाँ भैया ए बी हमको नजर आ गया, मतलब हमको 1, 2 मिल गए। तो अगर ये 1, 2 इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, क्या, इस 1, 2 इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका अपोजिट यानी बी कामा ए, क्या, बी कामा ए, यानी ए कामा बी था, बी कामा ए, तो बी कामा ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कामा ए, जैसे ए कामा बी था, हमने बी कामा ए कर दिया, बी कामा ए कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 कामा ए हो जाएगा। तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, मतलब 2, 1 भी बिलोंग करेगा इस कैपिटल आर में। तो क्या आप इसमें देखो, इसको छोड़ करके कहीं और भी आपको 2, 1 दिखाई दे रहा है, तो कहोगे हाँ भैया ये बैठा हुआ है, मतलब हाँ सही, आपने एक स्टेप तो पकड़ लिया। फिर आगे देखो, 2, 3, कितना, 2, 3, तो क्या आपको 3, 2 इसमें नजर आ रहा है कहीं, 3, 2, तो कहोगे हाँ नजर आ रही है, तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी आपका अगर ए संबंधित है बी से, तो बी का भी संबंध ए के साथ होगा। जैसे मान लिया जाए दो दोस्त हैं, जैसे हमारे एक सर थे दूबे सर, तो वो हमेशा मतलब डायरेक्ट मतलब एग्जाम्पल के साथ ही सारी चीजों को समझाते थे, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जैसे दो दोस्त हैं, ठीक, ये दोस्त आप मान लो, इस दोस्त को मान लो, इस दोस्त को कुछ मान लो, ये आपका एक दोस्त है, ठीक, ये आपका एक दोस्त है, और एक दोस्त आपका ये है, ठीक, एक दोस्त आपका ये है, ठीक, ये आपका दोस्त, नामकरण भी कहो तो कर दें, तो कहोगे हाँ भैया कर दो। जैसे जैसे नाम हम किसका ले लें, जिसका अभी अभी मतलब बहुत जल्द में कमेंट आया इस हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते यानी सोमवार से रविवार के बीच में सबसे ज्यादा जिसका कमेंट आया है, उसका हम नाम लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा कमेंट आया प्रज्ञा, ठीक, ये आपकी प्रज्ञा है, ठीक। दूसरा कमेंट आपका आया है कौन है, दूसरा कमेंट जिसका आया है सबसे ज्यादा, दरअसल वीकली मतलब वो आता है हमारे पास, रिकैप आता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि सबसे ज्यादा कमेंट करने वाला कौन है इस बार, इस वीक में सबसे ज्यादा मतलब किसने देखा है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं, ठीक। कौन है देखकर बताओ जरा, ठीक, अंजलि। दूसरा कमेंट करने वाली कौन सबसे ज्यादा है, अंजलि, अंजलि, यानी प्रज्ञा और अंजलि के बीच में मान लो कि खूब घनिष्ठ मित्रता है, ठीक, क्या है, प्रज्ञा और अंजलि के बीच खूब घनिष्ठ मित्रता है। तो आप बताओ, अगर ये प्रज्ञा अंजलि की दोस्त है, अगर इस प्रज्ञा को हमने कह दिया ए और अंजलि को हमने कह दिया बी, अगर ये प्रज्ञा अंजलि की दोस्त है, तो क्या अंजलि प्रज्ञा की दोस्त नहीं होंगी, जैसे प्रज्ञा जी अंजलि की दोस्त हैं, तो क्या अंजलि आपकी प्रज्ञा की दोस्त नहीं होंगी। तो प्रज्ञा को हमने क्या मान लिया ए, अंजलि को हमने मान लिया बी, तो अगर ए बी का दोस्त है, तो बी भी तो ए का दोस्त होगा। बस यही आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक, समझ में आ गया, तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। अगर ये आपका नहीं होता, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। तो आई होप आप सिमेट्रिक रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो हम लोग अब बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन आपका क्या होता है, ठीक, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करें, तो ट्रांसिटिव रिलेशन आपका क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लिया आपके एक किसी सेट में आपके तीन एलिमेंट हैं, ए कामा बी कामा सी, ये आपके तीन एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक, ए कामा बी कामा सी आपके तीन एलिमेंट दिए गए हैं। तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होने के लिए क्या मतलब शर्तें लागू करेगा, ये करेगा कि अगर ए कामा बी आपका किसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, क्या ए कामा बी आपका किसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, फिर फिर बी कामा सी अगर किसी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, देन देन आपका ए कामा सी भी किसमें बिलोंग करेगा, रिलेशन आर। मतलब ए का संबंध बी के साथ है और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, देन ए कामा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, किसमें, रिलेशन आर में आपका बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। क्या कहा मैंने कि अगर कोई सेट आप लेते हो और उस सेट में ए कामा बी कामा सी आपके तीन एलिमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर ए का कनेक्शन बी के साथ है, मतलब ए कामा बी आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में,
बी कामा सी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो आपका बिलोंग करेगा ए कामा सी भी कैपिटल आर में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लो ये आपका कोई दोस्त है, ठीक, ये आपका कोई दोस्त है और ये आपका कोई दोस्त है और फिर ये आपका भी कोई दोस्त है, यहाँ पर भी आपके कोई एक दोस्त ही है, ये आपके कोई एक दोस्त है। इसको आपने मान लिया ए, इसको आपने मान लिया बी, इसको मान लिया आपने सी, ठीक। तो ये आपसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहता क्या है? ये कहता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, मतलब अगर ए कामा बी आपका किसी रिलेशन आर में है, यानी इनके बीच ए कामा बी में कोई रिलेशन आर है और इस बी का संबंध इस ए के साथ है, यानी ए का संबंध किसके साथ था? बी के साथ था। बी का संबंध किसके साथ था? सी के साथ था। यानी बी का संबंध किसके साथ है? सी के साथ है, यानी बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी बी का संबंध सी के साथ है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, इस बी का संबंध सी के साथ है, तो इस सी का संबंध डायरेक्ट ए के साथ होगा। क्या? इस सी का संबंध ए के साथ होगा, यानी सी भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर के साथ, तो यही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो, जैसे क्या होता है कि दो कोई तीन, मतलब मैं हूं और मेरा एक कोई दोस्त है और उसका एक कोई दोस्त है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर ये मैं हूँ, ठीक, ये मेरा एक कोई दोस्त है और ये मेरे दोस्त का कोई दोस्त ही है, ठीक। मैं ए हूँ, ये मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त का जो दोस्त है उसकी। तो आप बताओ, अगर ए का संबंध मतलब मैं अपने दोस्त से संबंधित है और मेरा दोस्त किसी और दोस्त से संबंधित है, तो अगर हम लोग किसी दिन चाय पर बैठेंगे तो ए का संबंध तो बी के साथ है, यानी मेरा संबंध तो मेरे दोस्त के साथ है, लेकिन अगर साथ में किसी दिन चाय पर हम लोग बैठ गए तो हमारा संबंध इसके साथ भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्त का ये दोस्त है, इसीलिए इसका संबंध डायरेक्ट मुझसे भी हो गया। बस यही ट्रांसफर रिलेशन कहता है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझना है तो कहोगे हाँ भैया, एग्जाम्पल के साथ आप एक एग्जांपल आप ले लो, बस हमारा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया। इस एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको एडिट कर दें, इसको थोड़ा सा एडिट कर दें, फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, ठीक। ये बार बार सकता है। एक रिलेशन मान लिया आपने, एक रिलेशन आपने को आर दिया गया और वो रिलेशन आपको क्या दे दिया गया? वो रिलेशन आपको दे दिया गया, मतलब एक समुच्चय रिलेशन, एक सेट ए आपको दिया 1, 2, 3, जो परिभाषित है आर से आर में परिभाषित है, ठीक। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको क्या दे दिया गया? आर इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया? आर इज इक्वल टू आपको दिया गया 1, 1, क्या दिया गया? 1, 1, फिर आपको क्या दिया गया? फिर आपको दिया 1, 2, फिर आपको दिया 1, 3, फिर आपको क्या दे दिया गया? 1, 3, 1, 3, क्या 1, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 2 और 2, 3, 2, और 2, 3, ये आपको क्या दिया गया? एक रिलेशन आर भी दिया गया, ठीक। अब देखो, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर ए है, बी है और सी है और यहाँ पर क्या है? ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में और क्या है? बी कामा सी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो ए कामा सी सी कामा ए भी बिलोंग करेगा किसमें? कैपिटल आर में। तो क्या ये सबसे इसमें लागू होंगे कि नहीं? चलो और देखते हैं। ए कामा ए मतलब 1, 1, यहाँ पर आपको क्या दिया गया? 1, 1। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें 1, 1 आपने एक पेयर में देखा, 1, 1 ध्यान से आप लोग देखते 1, 1। अब देखो इस लास्ट वाले डिजिट को उठाओ, क्या इस लास्ट वाले डिजिट को उठाओ, क्या इसमें एक से स्टार्ट करने वाला और कोई एलिमेंट है? तो कहोगे हाँ भैया है। कौन है? बगलिए में बैठा हुआ है, कौन? 1, 2। तो अब आप क्या करो कि 1, 1 आपने लिया, ठीक। फिर आपका 1 से स्टार्ट होने वाला कहाँ था? 1, 2 था। आपने यहाँ पर 1, 2 ले लिया, ठीक, 1, 2 ले लिया। अब ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि अगर अगर एक का संबंध एक के साथ है और हमने इस डिजिट को उठाया और इसका संबंध किसके साथ कर दिया? इसके साथ कर दिया, तो क्या 2, 1 क्या सॉरी 1, 2 आपको इसमें कहीं मिल रहा है? 1, 2 इसमें आपको कहीं मिल रहा है? तो कहोगे हाँ भैया ये बैठा हुआ है ना 1, 2, मतलब एक कंडीशन आपकी मतलब सेटिस्फाई हो गई कि हाँ मतलब बैठा हुआ है, यानी 1, 1 हमने लिया, 1 से स्टार्ट होने वाला 1, 2। तो अब इसको इतना और इतना भूल जाओ, कितना? इतना और इतना भूल जाओ। तो क्या और कहीं आपको 1, 2 नजर आ रहा है? तो कहोगे हाँ भैया ये 1, 2 हमको यहीं पर मिल गया, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 1, 2 क्या 1, 2। अब यहाँ पर आप देखो क्या दिया गया? 1, 2।
क्या टू से स्टार्ट होने वाला कोई और टर्म है? कहोगे हाँ भैया टू कामा टू, तो आपने क्या किया, टू कामा टू ले लिया। अब आप इस टू और टू को हटा दो, तो एक का संबंध दो के साथ, यानी वन कामा टू आपको कौन मिल रहा है, इसमें कहीं वन कामा टू मिल रहा है, तो कहोगे हाँ भैया ये लेता है। अब वन कामा थ्री पर आओ। वन कामा थ्री को अगर आप लोग देखते हो, ठीक, क्या वन कामा थ्री को अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो, क्या वन कामा थ्री को, इसको आप लोग ये टू नहीं बाबू, ये आपका थ्री है, इसको क्या है, थ्री। अब आप वन कामा थ्री को देखो, वन कामा थ्री को अगर आप लोग देखते हो, तो क्या थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है? तो कहोगे हाँ भैया, ये तीन कामा तीन आपको दिया गया है। अगर मैं इस तीन तीन को हटा दूं, तो क्या वन कामा थ्री आपको कहीं मिल रहा है? इसमें कहीं वन कामा थ्री मिल रहा है, तो कहोगे हाँ भैया ये मिल रहा है, मतलब हाँ है। अब आगे बढ़ते हैं, हर एक स्टेप को आपको चेक करना होगा। टू कामा टू, टू कामा टू, टू कामा टू, टू कामा टू, टू, मतलब जहां पर आपका टू कामा क्या हो गया, टू हो गया। अब टू से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म, तो कहोगे टू से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो कहोगे भैया यहाँ पर हमको टू से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म ही नहीं मिल रहा है। ठीक, लेकिन एक के साथ में, मतलब क्लास ट्वेल्थ में डायरेक्ट मैंने मतलब वो मतलब अपवाद वाला एग्जांपल ले लिया। आपने क्लास ट्वेल्थ में क्या पढ़ा होगा कि अगर टू कामा टू आपको दिया गया है और टू से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो उसको भी हम लोग ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। ये आपका मतलब आपको क्लास ट्वेल्थ में बताया गया। हालांकि आपको तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर टू कामा टू आपको कहीं मिलना है, तो आपका टू कामा मतलब टू से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म और होना चाहिए। लेकिन आपको अगर टू कामा टू ही कहीं मिल रहा है और इस टू से स्टार्ट होने वाला कोई और टर्म है ही नहीं, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि आपका ट्रांसफर है। ठीक, क्या है, ट्रांसफर, ये आपका रूल होता है कि इसमें मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ गया हो थ्री कामा थ्री। थ्री कामा थ्री अगर आप देखते हो तो थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म आगे है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे कि आपका ट्रांसफर है। तो ये आपका होता है ट्रांसफर रिलेशन। क्या कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, आगे रहे। ट्रांसफर रिलेशन में आपको कोई दिक्कत? एक डायरेक्ट मैंने अपवाद वाला एग्जांपल ले लिया है। अब देखो, अगर मान लिया आपको नहीं समझ में आया, तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक, हालांकि एग्जांपल जो मैंने दिया, ये क्लास ट्वेल्थ में जब अभी मैं कुछ दिन पहले क्लास ले रहा था, तो मैंने क्लास ट्वेल्थ वालों से ये चीजें बताई थी, तो इसको ध्यान रखना। जैसे इस रिलेशन को आप लोग बताओ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक रिलेशन आर ले रहा हूँ। वो आपका क्या है, वो आपका वन कामा थ्री है। ठीक, फिर आपका क्या है, थ्री कामा मतलब वन कामा थ्री है, फिर आपका थ्री कामा वन है, फिर आपका वन कामा वन। ठीक, अब ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन किस नहीं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि वन कामा थ्री को आप लोग देखोगे, तो वन कामा थ्री, थ्री से स्टार्ट होने वाला ये, तो वन कामा वन यहाँ पर मौजूद है कि नहीं, देखोगे हाँ, तो ये आपका एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे आपको समझना होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं। आप आपको सारी चीजें समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया सारी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जिसकी इक्विवेलेंट रिलेशन की, जो हमारा टॉपिक बनने वाला है आज की इस क्लास का। किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन की। इक्विवेलेंट रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है, देखो। इक्विवेलेंट रिलेशन की हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। किसकी बात करें? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। देखो, इक्विवेलेंट रिलेशन होता क्या है? ये होता है कि अगर मान लिया जाए आपको कोई सेट दिया जाता है, एक कोई रिलेशन आपको दिया जाता है, और वो रिलेशन क्या, वो रिलेशन आपका क्या है, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, वो रिलेशन आपका ट्रांसिटिव भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो वो आपका संबंध क्या होता है, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन आपका क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई ऐसा सेट दिया जाता है जिस सेट में वो सेट, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन, अगर आपको कोई एक ऐसा रिलेशन दिया जाता है जिस रिलेशन में वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, वो आपका सिमेट्रिक भी हो, वो आपका ट्रांसिटिव भी हो, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब अगर अभी मैं डायरेक्ट आपको बताता इक्विवेलेंस रिलेशन, डायरेक्ट मैं आपको बताता, बहुत बुरा आप कंफ्यूज होते कि आखिर क्या बता रहे हैं भैया, आप क्लास छोड़ के भाग जाते। भले ही आपको लगभग 44 मिनट इस टॉपिक को समझाते हुए मुझे लग गया, बट मुझे लगता है कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर के अब तक बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आपको अगर इक्विवेलेंस रिलेशन को सीखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है,
आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। एक बार मैं खुद से फिर से रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो। मैंने आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कहा था कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मैंने सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कहा था? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैंने कहा था कि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, यानी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसी कैपिटल आर में, तो बी कामा ए भी किसी उस कैपिटल आर में बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया कि अगर कोई तीन एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी, क्या ए कामा बी कामा सी अगर आपको दिया गया है तो ए का संबंध अगर बी के साथ है, बी का संबंध अगर सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होगा, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। और अगर कोई ऐसा संबंध आपको दिया जाता है जो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आई होप आप इक्विवेलेंस रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत है बताओ? इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोग समझ गए? तो कहोगे हाँ भैया, आप इतनी अच्छी तरीके से आप बता रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से डायरेक्ट, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बस यही था, इतना था और कुछ नहीं था इसमें, बस खत्म इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको पढ़ना है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आ गया? अब इक्विवेलेंस रिलेशन से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब जो टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे और इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों को जोड़ करके क्या है क्वेश्चन आपसे बनाया जाएगा। अब डायरेक्ट ट्वेल्थ में आपसे ये नहीं, जैसे ट्वेल्थ में होता था ना कि आपको मतलब एक कोई एग्जांपल दे दिया जाता था और उसी में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको निकालना होता था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपको कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो यम पढ़ना होगा कि वो क्या होता है, फिर आपको उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि ट्वेल्थ वाला है, थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लें, जैसे एक रिलेशन आपका आर है, 1,1, ठीक, 2,2, ठीक, 3,3, तो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों? क्योंकि 1,1 है, आर यहाँ पर एक मतलब ए सेट किया, 1,1,2,3, ठीक, ये आपको दिया गया है। तो 1,1, 2,2, 3,3 दिया गया है, मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये आपका क्या है, ये जैसे सिमेट्रिक कैसे है, 1,1, तो 1,1 मतलब 1,1 अगर बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो यही तो 1,1 ही है, ये तो आपका 1,1 ही तो है, तो ये भी तो कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है। 2,2 अगर 2,2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो 2,2 भी तो कैपिटल आर में बिलोंग करेगा, मतलब नंबर आपके सेम है तो सिमेट्रिक आपका होगा। अब जैसे मैं खुद से तो खुद में संबंधित रहूंगा ही, अगर मैं अपने आप को क्या है कि मतलब खाना खिला रहा हूँ, तो खाना कौन खा रहा है? हम ही तो खा रहे हैं। वही आपका होता है, 1,1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर से, तो 1,1 भी कैपिटल आर से बिलोंग करेगा। फिर मैंने क्या कहा, ट्रांजिटिव कैसे है, 1,1 कहीं स्टार्ट होने वाला, 1,1 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म आगे है नहीं है, तो ये आपका एक सेटिस्फाई हो गया। 2,2, 2,2, 2,2 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई आगे टर्म है नहीं है। 3,3 से स्टार्ट होने वाला आगे कोई टर्म है 3 से नहीं है, तो ये आपका एक ट्रांजिटिव हो गया, मतलब ये एक आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े, तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आ गया, तो कहोगे हाँ भैया, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये था, चलो ट्वेल्थ से आपका कनेक्टेड था टॉपिक। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। ठीक, क्या टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है अब? तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसको इरेज कर दें? हाँ कर दो भैया, ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, जब खत्म हो गया टॉपिक तो इसके आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। ठीक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। अब देखो इसका डिफिनेशन लिख दे पर तब आपको समझाए, तो कहोगे हाँ भैया लिखिए। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? डेफिनेशन थोड़ा सा क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में ही जब तक इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर डेफिनेशन को आप समझ लेते हो तो कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। इसका डेफिनेशन क्या है कि टू
क्या है, टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेट टू बी, आर सेट टू बी, ठीक, आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम, इफ ए एंड बी, if a and b have, if a and b, if a and b have the same remainder, have the remainder when they are divided, they are divided, divided by a non-zero integer, by a non-zero integer, ठीक। यह आपका डिफिनेशन, कुछ आज पहली बार मैंने डिफिनेशन लिखा है, ये आपका कुछ डिफिनेशन है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्या कह रहा है कि टू इंटीजर्स ए एंड बी, मान लो कोई आपका दो इंटीजर्स हमने लिया ए एंड बी, मतलब इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ए एंड बी हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक। जैसे मैंने ले लिया एक 5 ले लिया और एक हमने क्या ले लिया 7, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, 5 और 7 क्या है, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कांग्रुएंस मॉड्यूलो एम, किसी टू इंटीजर्स ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रुएंस मॉड्यूलो कहेंगे, इफ, यदि ए और बी हैव द सेम रिमाइंडर, क्या ए और बी का सेम रिमाइंडर होना चाहिए, कब, जब आप किसी मतलब नॉन जीरो नंबर से उसको डिवाइड करते हो। मान लो हमने क्या कहा, मान लो हमने कहा, ये डिफिनेशन आपको समझ में आई कि अगर आपको कोई दो मतलब ए एंड बी, आपको कोई दो इंटीजर्स दिया जाता है और वो आपका क्या है कि सेम रिमाइंडर अगर देते हैं, किसी नंबर किसी मतलब इंटीजर्स के साथ उसको आप डिवाइड करते हो तो सेम रिमाइंडर आता है, तो आपका क्या होता है, कांग्रुएंस मॉड्यूलो यम होता है। जैसे जैसे देखो, जैसे अब इस डिफिनेशन को हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको नोट कर लिया है, आप इसको शॉर्ट लेना चाहो तो ले लो, ठीक। चलिए देखो, देखो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, दो इंटीजर्स यानी दो इंटीजर्स आप मान लो 5 है और एक आप मान लो क्या है, एक आप मान लो 7 है, क्या है 5 और 7 है, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने किसी इंटीजर यानी अगर मान लिया इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5 को आप 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा, तो 2 दूनी कितना होता है आपका 4, रिमाइंडर कितना मिला आपको, शेषफल कितना मिला आपको, 1 मिल गया, ठीक। 7 अगर आप देखते हो तो 7 को भी आपको 2 से ही डिवाइड करना होगा, तो 2 से कितना होता है 6, आपको रिमाइंडर कितना मिल गया, 1 मिल गया। मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर सेम आ गया, यानी शेषफल दोनों लोगों का समान आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ये 3 अगर डंडी आपको दिख रही है तो ये आपका कहने का मतलब होता है 5 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 7, क्या 5 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 7, और फिर लिख देंगे मॉड्यूलो 2, ये आपका है, मतलब ये आपका अगर 5 और 7 जो आपको दिया गया है, इसको हम लोग किसी इंटीजर 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमको सेम मिलता है, और शेषफल अगर हमको सेम मिलेगा तो ये आपका कहेंगे कि 5 7, ये 5 और जो 7 नंबर दिया गया है ये आपका कांग्रुएंट मॉड्यूलो है। बस यही आपका इतना सब कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपका और लेता हूं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 11, ठीक, क्या ले लिया मैंने 11 ले लिया, ठीक, और फिर 11 और फिर एक ले लें 16, 11 और 16, और इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ ये आपका एक कांग्रुएंट मॉड्यूलो है कि नहीं है, तो कैसे करोगे, आप 11 को सबसे पहले क्या करो 5 से डिवाइड करो, तो 5 दूनी कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब आप 16 को लो, अब 16 को भी आप लोग क्या करो 5 से डिवाइड करो, तो 5 में कितना होता है 15, और यहाँ से 6 से 5 जाएगा 1, मतलब रिमाइंडर आपका सेम आ गया। अगर किसी इंटीजर्स को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हो और दोनों का जो शेषफल यानी रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है, तो वो आपका कांग्रुएंट मॉड्यूलो एम होगा, ठीक है, क्या होगा, कांग्रुएंट मॉड्यूलो एम होगा। टॉपिक क्लियर। तो यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 ऐसे 3 डंडी कांग्रुएंट मॉड्यूलो, 3 डंडी हम डाल दिया।
ऐसे, ये तो बराबर होता है। इसको हमने एक और कर दिया कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो, फिर क्या है 16, फिर हमने क्या लिख दिया 16, और फिर हमने मॉड, ऐसे मॉड मॉड्यूलो ना लिख करके मॉड इसका 5, मॉड 5 कर दो, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एक कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो है, ठीक। तो अगर मान लिया आप फिर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में, मतलब जिसके एग्जाम विकल्प के रूप में होता है उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, और आपको 2 नंबर्स दे दिए जाते हैं, और पूछता है कि कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो है कि नहीं है। तो कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो अगर आपसे मैं पूछता हूँ निकालने के लिए, तो आप निकाल दोगे कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो है कि नहीं है, निकाल दोगे, बताओ। तो कहोगे हाँ भैया, निकाल देंगे डायरेक्ट, सिंपल सा टॉपिक यही है, मतलब सिंपल सा रास्ता क्या है कि जैसे 5 और 7 था, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, शेषफल अगर सेम आ गया, 5 से 2 को 5 से डिवाइड किया वो भी हमको एक ही मिला, 2 से 7 को डिवाइड किया वो भी हमको शेषफल एक ही मिला, मतलब ये कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो है। तो कैसे लिखेंगे, 5 ट्रिपल डंडी 7 मॉड्यूलो 2, ठीक, समझ में आ रहा। फिर 11 16 को लिया, 11 16 की बात करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, तो 5 टू जा 10, यहां पर आपका 10 आ गया, शेषफल कितना बचा 1। फिर 5 को हमने 3 से, मतलब 16 से 5 को डिवाइड किया, आपको डायरेक्ट शेषफल कितना मिला, 1 मिला, मतलब 11 कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो। 16 कुछ लोग इसको इक्वल टू बोल देते हैं, तो अगर आपको कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बोलने में दिक्कत होती है तो डायरेक्ट इसको आप इक्वल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 11 इक्वल 16 मॉड 5, ठीक। टॉपिक क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। यार प्लीज आप अपने हर उस दोस्त के पास इस वीडियो को भेज दो, बड़ी मेहनत लगती है यार कंटेंट को तैयार करने में, ठीक। देखो इतनी गर्मी हो रही है यार, फैन भी नहीं चल रहा है, अगर फैन वगैरह ऑन कर लेते हैं तो क्या होता है कि आवाज हमारी अच्छे से आपके पास नहीं पहुंच पाती है, तो हमको क्या होता है कि फैन को भी बंद करना होता है। तो क्या आप मेरे लिए, आप इतना इतना सा काम नहीं कर सकते कि आप अपने हर उस दोस्त के पास मेरे वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम आपका समझ में आ गया, और मैं मतलब पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे अच्छा आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। सब आकर मैंने देखा, मैंने कई सारे लोगों को देखा डेफिनेशन लिखवा करके ऐसे करके चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर मैं कर रहा हूँ आप, ठीक है। भले ही थोड़ी सी क्लास देर से स्टार्ट किए, बट देर से आए पर दुरुस्त आए, वो एक कहावत है ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए, तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा, बस आप विश्वास रखो, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करो, ठीक। इसमें कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम क्या हुआ कि अगर आप कोई दो इंटीजर लेते हो ए एंड बी, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम तब कहेंगे जब ए एंड बी को किसी एक नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी जो जीरो ना हो, नॉन जीरो इंटीजर्स से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, तो हमेशा रिमाइंडर यानी शेषफल इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, समान आना चाहिए, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एक कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम होता है, ठीक। कोई दिक्कत तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम की कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये टी है आपका, ठीक, प्रॉपर्टीज कुछ लिखा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी अगर आप समझ लेते हो तो क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन से, मतलब रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो मैं थोड़ा सा वो फोन फोन उधर रखा था और बार बार मम्मी का कॉल आ रहा था, तो वही बताना था, ठीक। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है आपकी, कुछ प्रॉपर्टीज होती है किसकी, कांग्रेस मॉड्यूलोरियम की। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देख लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक। किसकी, हाँ, चलिए आगे बढ़े तो कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया। तो अब हम लोग कांग्रेस मॉड्यूलोरियम की प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखो, कांग्रेस मॉड्यूलोरियम की पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है कि इफ ए, या पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इफ ए
कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी, क्या इफ ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी। यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक, पहले प्रॉपर्टी आपको क्या मिल रही है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी मतलब बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका प्रूफ भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि इफ ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी मॉड, तो इफ ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी मॉड एम। ठीक, क्या दिया गया, इफ ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी मॉड एम है एंड बी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी, समझ रहे हो आप लोग, बी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी है। ठीक है, क्या ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी मॉड एम एंड बी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी मॉड एम है, तो आपका ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी मॉड एम होगा। ठीक है, मॉड एम होगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? अभी मैंने आपको ट्रांजिटिव में क्या बताया था, ट्रांजिटिव में मैंने यही तो बताया था कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध किसी के साथ है, तो ए का संबंध किसी के साथ होगा। बिल्कुल वही आपका यहाँ पर कॉपी हुआ है। ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी है, ठीक है, बी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी है। तो अगर ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी है, बी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी है, तो ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी भी होगा। बस ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो। ट्रांजिटिव वाला जो आपने सीखा था बिल्कुल वही है। क्या, ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी मॉड एम एंड बी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी मॉड एम है, तो ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी मॉड एम होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। क्या, ए कॉन्ग्रेंट है बी के, बी कॉन्ग्रेंट है सी के, तो ए का मतलब ए भी कॉन्ग्रेंट होगा सी के। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर आपको ए दिया गया और ये कॉन्ग्रेंट है बी के, ठीक है, ए कॉन्ग्रेंट है किसके, बी के, ए कॉन्ग्रेंट है आपका बी के एंड सी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो डी, ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो बी एंड सी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो डी है। तो तो आपका ये प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, ये से कहती है कि अगर ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एम है एंड सी कॉन्ग्रेंट डी मॉड एम है, तो आपका ए प्लस सी, क्या ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट होगा, ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी प्लस डी मॉड एम के। ठीक, मॉड एम के। ठीक, समझ में आ रहा है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रहा है। कैसे हुआ अभी बताऊंगा। तो आपका ए माइनस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी माइनस डी के। ठीक, मॉड एम के। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग देखो पहले लिख दें। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी के, बी कॉन्ग्रेंट सॉरी ए कॉन्ग्रेंट है बी के, सी कॉन्ग्रेंट है डी के, तो आपका क्या होगा कि ये जो आपका ए है, क्या ये जो आपका ए है ये आपका जुड़ जाएगा एक बार। ए का अगर जुड़ेगा तो ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी प्लस सी के। क्या, एक प्लस सी आपका, क्या ए प्लस सी कॉन्ग्रेंट होगा बी प्लस डी के, किसके, बी प्लस डी के। कहा, बी प्लस डी के। देखो हमने क्या लिखा, ए प्लस सी, यानी ए का कनेक्शन किसके साथ हो गया, सी के साथ जुड़ गया, और बी किसके साथ जुड़ गया, बी डी के साथ जुड़ गया, तो कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम होगा। ठीक, अब अगर मैं घटाता हूं तो ए को सी से घटाएंगे तो वो कॉन्ग्रेंट होगा बी को जब डी से घटाएंगे, मॉड्यूलो एम। बस ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अगर ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एम है एंड सी कॉन्ग्रेंट डी मॉड एम है, तो अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उस केस में ए प्लस सी हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट बी प्लस डी हो जाएगा, मॉड एम। अगर हम लोग घटाते हैं तो ए माइनस सी हो जाएगा, क्या ए माइनस सी हो जाएगा और बी माइनस डी हो जाएगा, मॉड एम के। बस ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। इसको ध्यान रखो, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करने वाली है, ये प्रॉपर्टी हमें। ठीक, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। दो प्रॉपर्टी आपकी समझ में आई, तीन प्रॉपर्टी आपकी और बची है। पांच कुछ टोटल में कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलियम में पांच प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, और उसी पांच प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आप जितने क्वेश्चन बना पाओगे, मतलब जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रॉपर्टी से पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं तो एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवाइज कर रहा हूँ, फिर इसको इरेज करके तीन प्रॉपर्टी जो आपकी और बची हैं उसको भी हम लोग समझेंगे।
पहली प्रॉपर्टी ए कॉन्ग्रेंट बी है और बी कॉन्ग्रेंट सी है, तो ए कॉन्ग्रेंट सी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए कॉन्ग्रेंट बी है, बी कॉन्ग्रेंट सी है, ठीक, सॉरी, ए कॉन्ग्रेंट बी है, सी कॉन्ग्रेंट डी है। तो अगर ए को सी से जोड़ देंगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो हो जाएगा बी से डी में। अगर हम लोग ए को सी से घटा देंगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी से डी में मॉड में, ठीक। ये आपकी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी आई होप आपने नोट कर ली होगी, ठीक। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी। अभी हम लोग कांग्रेस मॉड्यूलो एम के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें और समझेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको इसे ही करा दूं, ठीक, इसे ही करा दूं, ठीक। देखो, फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इफ ए कॉन्ग्रेंट बी है, क्या, इफ ए कॉन्ग्रेंट बी आपको दिया गया है एंड ए कॉन्ग्रेंट आपको बी दिया गया है एंड सी कॉन्ग्रेंट अगर आपको डी दिया गया है, यहां पर आप मॉड लगा लो, मॉड एम, मॉडुलो एम, क्या ए कॉन्ग्रेंट मॉडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रेंट मॉडुलो डी दिया गया है, सी कॉन्ग्रेंट ए कॉन्ग्रेंट मॉडुलो बी एंड सी कॉन्ग्रेंट मॉडुलो डी दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी आपको कहती है देन आपका क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें, अभी हमने जोड़ा और घटाया था, इस बार हम लोग ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो हो जाएगा बी और डी के, किसके, बी और डी के। बस यही आपकी तीसरी प्रॉपर्टी कहती है। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि अगर ए कॉन्ग्रेंट बी है, सी कॉन्ग्रेंट डी है, तो यहां पर अगर ए का मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, बी का मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ, तो आपका ए कामा मतलब ए इंटू सी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो हो जाएगा बी इंटू डी के। बस ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई क्या, अगर ए कॉन्ग्रेंट बी है, सी कॉन्ग्रेंट डी है, तो ए कामा सी मतलब ए इंटू सी हो जाएगा बी इंटू डी। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बता दो रहा हूँ कि इसको बहुत बहुत मेहनत के साथ इसको मैं ढूंढ के लाया, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था कभी मुझे याद था ये सारी प्रॉपर्टी आती है, लेकिन थोड़ा सा भूल गए थे। बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा तरीका। फिर से एक बार, ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड्यूलो एम, सी कॉन्ग्रेंट डी मॉड्यूलो एम दिया गया है, तो ए का सी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो हो जाएगा बी डी के, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी आप लोग देखिए, चौथी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ ए कॉन्ग्रेंट बी है, क्या, इफ ए कॉन्ग्रेंट बी, इफ ए कॉन्ग्रेंट आपको बी दिया गया है, ठीक, देन आपका क्या हो जाएगा, इफ ए कॉन्ग्रेंट बी आपको दिया गया, देन देन आपको एक एक और कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो मिल जाएगा, क्या, ए की पावर एन कॉन्ग्रेंट बी की पावर एन मॉड एम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, मॉड एम हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। और ये फॉर ऑल, एन क्या है आपका, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर, ठीक। ए कॉन्ग्रेंट बी अगर आपको केवल केवल ए कॉन्ग्रेंट बी दिया गया है तो ए की पावर एन हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट बी की पावर एन, एन क्या है, ये आपका एक नेचुरल नंबर के लिए हमेशा एक नेचुरल नंबर के लिए मान्य होगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि अगर आपको ए कॉन्ग्रेंट बी दिया गया है, सी कॉन्ग्रेंट डी दिया गया है, तो ए का मल्टीप्लाई कराओगे सी के साथ तो ये कॉन्ग्रेंट होगा बी के मल्टीप्लाई कराओगे डी के साथ। ए कॉन्ग्रेंट बी केवल आपको दिया गया है, ए कॉन्ग्रेंट बी आपको केवल दिया गया है, तो ए की पावर एन कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी की पावर एन के, ठीक। बस, और एन आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक। एक प्रॉपर्टी आपकी और बचती है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और उसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक। देखो, अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी यानी पांचवी प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई ए दिया गया है और ये कॉन्ग्रेंट किसके बी, ठीक, अगर आपको ए दिया गया है और ये कॉन्ग्रेंट है किसके, बी के, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग करते हैं कि किसी एक कांस्टेंट नंबर सी से, कांस्टेंट सी से, ठीक, किसी कांस्टेंट सी से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक। लेकिन ये कांस्टेंट जो सी आपने लिया है, इस सी और जो आपका मॉड्यूलो यम है इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए,
इसका एचसीएफ हमेशा एक आना चाहिए, एक से अधिक ना हो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए कांग्रेस सी, यानी ए को हम लोग सी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और बी को हमने सी से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आपका इस प्रकार हो जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा रुको। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि कोई आप कांस्टेंट सी ले रहे हैं और इस सी और मॉडुलो यम का अगर एचसीएफ एक आ रहा है, तो आपका ये सी मल्टीप्लाई कर जाएगा ए सी के साथ, क्या हो जाएगा, ए सी के साथ, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी सी के साथ। ठीक, बस ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी आपकी कहती है, ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी है। ठीक, ये पांचवी प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग कोई कांस्टेंट सी लेते हैं और ये कांस्टेंट सी और एम का अगर एचसीएफ एक आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, यानी ए में सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी में सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो बी सी हो जाएगा। ठीक, ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, कोई दिक्कत, पांचवी प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, पानी पी लें। पांचवी प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, कहोगे भैया बढ़ो। तो ये थे पांचवी क्या, कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो एक कांस्टेंट सी लेते हैं और मॉड्यूलो यम से अगर उसका एचसीएफ निकालते हैं तो एक आता है, तो ए सी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो बी सी मॉड हो जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ चीजें मैं और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और फिर पार्टीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, किसके बारे में, पार्टीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक, हालांकि पार्टीजन इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। देखो, थोड़ा सा कांग्रेस मॉड्यूलोरियम के बारे में मैं और आपको थोड़ा सा डीप में बताना है। अब ज्यादा देर आपकी क्लास नहीं बची है, बस मुश्किल से आधा घंटा आप और हमें टाइम दे दो, आधा घंटा भी नहीं, ठीक है, मुश्किल से 20 मिनट, क्योंकि पार्टीजन आपका बहुत ही सिंपल है और मैं आपको थोड़ा सा आपको मेथड सिखा दूंगा, आप क्वेश्चन उसके बना लोगे। ठीक, देखो, जो आपका रिलेशन कांग्रेस मॉड्यूलो है, क्या, जो आपका कांग्रेस मॉड्यूलो, इसका पूरा नाम हमने शायद नहीं लिखा, आपका रिलेशन, रिलेशन कांग्रेस मॉड्यूलो होता है। ठीक, रिलेशन कांग्रेस मॉड्यूलो जब होता है, हमने आपको इसमें क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर ए आपका बी आपका कोई है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि ए बी आपको दिया गया है और किसी मॉड एम यानी मॉड्यूलो एम से आप इसको डिवाइड करते हो और शेषफल यानी रिमाइंडर हमेशा सेम आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम हो जाएगा। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लोगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आप मॉडल पेपर आप अगर उठा लोगे तो वहां पर देखोगे यही कॉन्सेप्ट का हर बार पूछा गया क्वेश्चन, बस खाली डिजिट डिजिट से बदल दिया, बाकी यही कॉन्सेप्ट झोंक के यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सीखो, मैंने आपसे क्या कहा कि ए, अभी तक आपने प्रॉपर्टी याद की कि नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसको ध्यान से देखो। ए कामा बी आपको दिया गया है और इस ए कामा बी यानी इंटीजर तो है ना, और इसको हम लोग किसी मॉड्यूलो एम से डिवाइड करते हैं, शेषफल क्या आता है, सेम आता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो बी मॉड एम लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कहोगे हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, आगे बढ़े, तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, तो जो आपका ये ए और कॉन्ग्रुएंट बी है, इस बी को अगर आप इधर लेकर आओगे, क्या, ए आपका बी को आप इधर लेकर आओगे, तो ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब बी इधर चला गया तो इधर क्या बचेगा, जीरो मॉड बच जाएगा, क्या, जीरो मॉड एम बच जाएगा। ठीक, क्या बच जाएगा, जीरो मॉड एम बच जाएगा। हमने क्या किया कि जैसे जैसे मान लिया 5 और 7 आपका दिया गया है। ठीक, 5 और हाँ 7, ये आपका इस प्रकार है, क्या, 5 मॉड्यूलो 7 मॉड 2। ठीक, अब इस 7 को आप इधर लेकर आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 7 कांग्रेस मॉड्यूलो, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 7 इधर चला गया तो जीरो, क्या, जीरो मॉड 2 बच जाएगा। बस उसी चीज को मैंने यहाँ पर किया कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है और इस बी को हम जब इधर लेकर आए तो ए माइनस बी, तो इस बी के स्थान पर क्या आ गया, जीरो आ गया, मॉड एम आ गया। ठीक, अब देखो, अब देखो यहाँ से 5 और 7 को आप जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से 7 घटाओगे तो आपको -2, मतलब इंटीजर -2 + 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जीरो मॉड क्या आ जाएगा, जीरो मॉड 2 के। अब बताओ ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, इधर भी जीरो आ जाएगा कि नहीं आएगा, मतलब एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा कि नहीं होगा।
तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि m हमेशा, जो आपका m है, ये हमेशा a माइनस बी को डिवाइड करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको मैं बता रहा था कि अगर a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m है, इस b को आप इधर लेकर आते हो, a माइनस बी लेकर आते हो, तो यहाँ पर आपका जीरो हो जाता है b के स्थान पर। तो ये जो आपका m है, फिर a माइनस बी से आप घटाओगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो m से डिवाइड हो जाएगी। इससे 5 और 7 था, 7 को हम इधर लेकर आए तो 5 माइनस 7 यानी माइनस का 2 हो गया। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, a माइनस बी को क्या करेगा, m डिवाइड करेगा। तो इसको आप ऐसे लिख दो, m a माइनस बी को डिवाइड करेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत देर से क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट ही आपको सिखा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पार्टीजन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? कहोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, चले आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन अब हम लोग कर लें। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग कर ले, क्योंकि थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि भैया पता नहीं क्या पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट ही केवल सिखाते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा सारा चाक नीचे गिर गया। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक, कि पार्टीजन को भी पढ़ ले तब क्वेश्चन करें। बताओ, एक टॉपिक बचा है पार्टीजन, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो पार्टीजन, देखो बताने को इसमें मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लगभग 1 घंटे की क्लास में आपको इसमें ले सकता हूँ। बट मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बहुत ज्यादा डीप में मैं इसके नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा आखिर पार्टीजन क्या बला है इसको समझ लेते हैं। देखो, देखो आपने क्लास 11th में सेट पढ़ा होगा। सेट मतलब समुच्चय है, सेट सेट दूसरा मत समझ जाना, सेट मतलब समुच्चय आपने पढ़ा होगा। ठीक, सेट में आपको क्या बताया गया था, सेट होता क्या है? कोई कमेंट करके बताएगा कि सेट होता क्या, समुच्चय होता क्या है? कोई बताओ कमेंट करके। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। सेट होता क्या है, देखो आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा होगा कि अगर आपको कई सारे नंबर्स दिए जाते हैं, कई सारे एलिमेंट दिए जाते हैं, तो अगर आप उनको सिस्टमैटिक तरीके से किसी एक फॉर्म में एडजस्ट कर देते तो आपका सेट हो जाता है, समुच्चय हो जाता है। जैसे जैसे आपका 1, 2, 3, 4, अब 5 अपना इधर मुंह बनाकर घूम रहा है, 6 अपना इधर बैठा हुआ है, 7 अपना इधर बैठा हुआ है। अब इनको अगर सेट एक समुच्चय, मतलब क्या होता है कि अब जैसे अब हम अपनी बात बताएं, अपनी नहीं सबकी बात है। जब तक हमारे घर में क्या होता है कि कोई बड़ा होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा डरते हैं, तब तक हम लोग क्या है, चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे। कोई मतलब ना किसी से लेना ना किसी से देना, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई मतलब डांटने वाला हमारे पास नहीं है, तो इधर बिखरेंगे, उधर बिखरेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे ना, यही तो होगा। तो वही इसके साथ ऐसे ही हो रहा है। इसको कोई समझाने वाला नहीं है, ऐसे घूम रहा है इधर, कभी कभी ऐसे घूम रहा है इधर, मतलब इसको समझाने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा, मान लो कि इसको मैंने एक मान लिया कि इसके पापा आ गए, मतलब एक सेट में इसको मैंने बना दिया, एक सेट ले लिया, और उसी सेट में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें मैंने एडजस्ट कर दिया, तो ये आपका एक सेट बनकर तैयार होगा। मतलब अभी ये सारे के सारे नंबर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन इसको मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सेट में बांध दिया कि अब इनकी जिम्मेदारी इस सेट ए के हाथ में है, इस समुच्चय ए के हाथ में। बस यही आपका समुच्चय होता है। ठीक, अब देखो, अब देखो इस पार्टीजन में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, बट आप इतना ध्यान रखो कि जो आपका पार्टीजन होता है, ये पार्टीजन आखिर करता क्या है। पार्टीजन करता है कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है, ठीक, अगर आपको कोई सेट दिया गया है, तो उसको टुकड़ों में विभाजित करता है। टुकड़ों इन द सेंस, अगर आप कह सकते हो, क्या ध्यान नहीं आ रहा, सबसेट। अगर आपको कोई सेट दिया जाता है तो पार्टीजन का काम क्या होता है, पार्टीजन का काम होता है कि वो उसको एक सब सेट में डिवाइड कर देता है, मतलब विभाजित कर देता है उसको, मतलब एक सबसेट में बदल देता है। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो,
जैसे एक सेट हमने ले लिया ए, ठीक, और इस सेट में मान लो नाम हमने क्या दे दिया, मान लो कुछ नाम ले रहे हम लोग, नाम ले रहे अमित है आपके, इस सेट में आपके अमित है, ठीक, इस सेट में आपके रोहन है, ठीक, इस सेट में आपके रोहन है, इस सेट में आपके अमित हो गए, रोहन हो गए, इस सेट में आपके अंकित हो गए, ठीक, अंकित हो गए, और इस सेट में आपके मान लो कौन हो गए, एक आपके मानस हो गए, ठीक। ये 4 लोग इस सेट में रहते हैं, ठीक, ये 4 लोग इस सेट में रहते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा ये आपका एक सेट ए दिया गया है। क्या दिया गया है? ये पूरा का पूरा सेट ए आपको दिया गया है, ठीक। तो पार्टीजन क्या कहता है? पार्टीजन कहता है कि अगर इस सेट ए का आप कोई सबसेट निकालते हो, सबसेट मतलब आपने मान लो कोई सबसेट, आपने किसी का सबसेट आपने बी ले लिया मान लो, तो यहाँ पर अमित, रोहन और अंकित को आपने अलग कर दिया। क्या? अमित, रोहन और अंकित को आपने अलग कर दिया। तो अगर आप इस सेट बी को देखते हो, क्या अगर आप इस सेट बी को आप लोग देखते हो, तो इसमें कौन कौन है? अमित है, रोहन है और अंकित है। अमित है, रोहन है, अंकित है। तो आप बताओ कि ये जो सेट बी में लोग आए वो कहां से आए? तुम कहोगे भैया ये सेट ए से आए। मतलब मेरे कहने का क्या हो रहा है कि ए जो है ये सब सेट है, सॉरी जो बी है ये सब सेट है ए का। ए पूरा का पूरा सेट था। अब अगर आप सेट बी को देखते हो तो अमित, रोहन, अंकित, यहाँ पर अमित बैठा हुआ है, यहाँ पर रोहन बैठा हुआ है, यहाँ पर अंकित बैठा हुआ है। मतलब जितने लोग यहाँ पर हैं वो सारे के सारे कहाँ मौजूद थे? सेट ए में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो सेट बी था ये सेट ए का सबसेट है। अब यहाँ पर अगर मानस आपके बचते हैं तो मानस को भी आप लोग अलग कर दो। मानस को आप लोग अलग कर दोगे तो आप लोग मानस को भी आप लोग अलग कर दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि सी आपका सबसेट है ए का। तो पार्टीजन बस यही काम करता है कि ये हमेशा सेट के जितने एलिमेंट है उनको सबसेट में यानी टुकड़ों में विभाजित कर देता है। यही पार्टीजन का काम होता है, ठीक। अब पार्टीजन ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट को ऐसे, अब ये थोड़ी ना है, जैसे मान लिया ये आपका एक पिता है, ठीक, और इसके 4 लड़के हैं, अमित है, रोहन है, अंकित है, मानस है, ये 4 बच्चे हैं। तो पिता का भी तो अपना कोई कर्तव्य होगा। ऐसा तो है नहीं कि अमित को, रोशन को, अंकित को इसने क्या दे दिया, अपना सारा का सारा संपत्ति इन्हीं 3 लोगों के नाम कर दी, मानस को हटा दिया। ऐसा तो करेगा नहीं। पिता हमेशा इन चारों बच्चों को न्याय हमेशा देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका हर सबसेट आपका मतलब पार्टीजन ही होगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ सेट होते हैं, कुछ इसके रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे पहला नियम ये होता है कि आपका क्या हो गया कि जो पार्टीजन होता है ये सेट में क्या करता है, सेट को टुकड़ों में विभाजित करता है, मतलब सब सेट में बांटता है। तो सब सेट में बांट दिया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आपका क्या होता है, दूसरा आपका जो मैंने लिखा, ये क्या कहता है कि जो आपका सबसेट बनकर तैयार हुआ वो भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको आप लोग भूल जाओ। किसको? इसको आप लोग भूल जाओ। तो ये भी तो एक प्रकार का सेट ही है। तो हमेशा एक सब सेट, अगर सेट को हटा दिया जाए तो वो आपका खुद में एक सेट होता है। जैसे अब मैं हूं, मैं अगर मान लीजिए कोई दो दोस्त, 2 लड़के हैं, एक ये आपका पिता है, ठीक, ये आपका क्या है, इसके एक लड़का ए है, इसका एक लड़का बी है। अब देखो ये आपका मान लो एक सेट ए है और इस सेट ए के अंदर ए और बी आपके बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, बी और ए आपके बिलोंग कर रहे हैं। अब मान लो इस पिता की डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, और इसने क्या किया, अपना सारा का सारा संपत्ति ए को दे दिया और बी मतलब दोनों को दे दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं तो क्या कहूंगा कि ए आपका सबसेट है ए का, स्मॉल ई सबसेट है आपका कैपिटल ए का, और कैपिटल स्मॉल बी आपका सेट मतलब सबसेट है किसका, कैपिटल ए का। है कि नहीं है? लेकिन अब तो आपके इसके पिता है नहीं, तो अब इसके जो बच्चे होंगे क्या उनकी जिम्मेदारी इस सेट ए की होगी? तो कहोगे नहीं, इसकी जिम्मेदारी इस स्मॉल ए की ही होगी। मतलब अब इसकी जिम्मेदारी ये नहीं उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी यही उठाएगा। तो हर एक सब सेट खुद में सेट होता है। ये आपका पार्टीजन का रूल कहता है। क्या? हर एक सेट आपका खुद में सब सेट होता है। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सेट जो आपको दिया गया है उसका जो सब सेट होता है वह अगर एक प्रकार से देखा जाए तो खुद में एक सेट है, ठीक है, खुद में एक वो एक समुच्चय है। मैं यहां पर अगर ये स्मॉल ये है तो अब स्मॉल ये की जो पीढ़ी आएगी, इसके जो बच्चे आएंगे उनकी देखभाल ये कैपिटल ये करने नहीं आएगा, स्मॉल ये ही करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए का तो संबंध यहीं पर खत्म हो गया।
बस इसी चीज को आपको समझना होता है कि सबसे पहला नियम कि कोई सेट आपको दिया गया, दूसरा उसका अगर आप सब सेट निकालते हो तो वो यहाँ पर अगर इस सेट को आप लोग देखते हो तो इस सेट से मतलब इस सेट को आपने देखा तो इस सेट से आपने एक सबसेट निकाला, तो ये जो सबसेट है ये सबसेट एक प्रकार से खुद में एक सेट है। तीसरा नियम आपका क्या है? तीसरा नियम आपका ये होता है, यहाँ पर देख लो कि अगर यहाँ पर एक सेट आपने बी ले लिया, जैसे ये मानस है तो ये मानस जो आपका सेट सी है, इस ये सेट सी ही देखभाल करेगा किसकी? मानस का। बी या ए आपको करने नहीं आएगा। अब देखो तीसरा रूल आपका क्या होता है? तीसरा रूल आपका होता है कि अगर इस सेट बी क्या अगर इस सेट और बी का यूनियन अगर आप लोग निकालते हो, यूनियन अगर आप लोग निकालते हो तो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि एक आपका वही सेट मिल जाएगा। क्या? अब इसका ए और बी का यूनियन आप लोग निकालो तो अमित है, हाँ अमित, सभी सभी लोगों को जोड़ दो, अमित है, फिर आपका क्या है? रोहन है, ठीक है, क्या आपका रोहन है, फिर आपके कौन है? अंकित है, ठीक है, फिर आपके कौन है? अंकित है, फिर आपके कौन है? मानस है, ठीक है, क्या है? मानस है, ठीक, क्या है? मानस है। तो ये आपका तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि जो आपने बी और सी सबसेट निकाला है, अलग किया है, उनको मतलब उनका अगर आप यूनियन निकालते हैं तो आपको दोबारा से सेट यही मिल जाएगा। देखो अंकित, रो अमित, अमित बैठे हैं, रोहन, रोहन बैठे हैं, यहाँ पर अंकित है, यहाँ पर भी अंकित है, यहाँ पर मानस है, यहाँ पर भी मानस है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है, ये हो रहा है कि जो आपने इस सेट ए से सबसेट निकाला, अगर उन सभी सबसेट का आप क्या निकाल लेते हो? यूनियन निकाल लेते हो तो आपको यही सेट मिल जाता है। ठीक, ये आपके पार्टीशन के कुछ नियम होते हैं। आई होप आप पार्टीशन को समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पार्टीशन के बारे में नहीं पढ़ना है। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने दो, ठीक, उससे मतलब अब आप हम पर विश्वास करो, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते हो तो मतलब पढ़ लो, जानकारी के लिए अच्छी चीजें हैं। अब इसी के पार्टीशन, अब मैं क्लास जैसे क्या हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन में, जैसे मैंने 12th से कनेक्ट किया है, वैसे पार्टीशन सेट क्या है, आखिर नल सेट क्या होता है, विदाउट नल सेट, मतलब इन सारी चीजों के बारे में अगर मैं आपको बताता तो ये क्लास और ज्यादा बड़ी हो जाती। ठीक, तो मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग देखिए मैंने आपसे क्या कहा। मैंने आपसे कहा कि आपने कोई सेट ए लिया, ठीक, कोई सेट ए लिया, उस सेट ए में अमित है, रोहन है, अंकित है और मोहन है, ठीक। अब इसी सेट ए से हमने एक सेट बी ले लिया और इस सेट बी को हमने अलग कर दिया। क्या क्या? अमित को अलग कर दिया, रोहन को अलग कर दिया, अंकित, यानी अमित, रोहन और अंकित को लेकर के हमने एक नया सेट बना दिया बी। तो आप देखो जो सेट बी है, इस सेट बी में जो एलिमेंट है अमित है, रोहन है, अंकित है, ये क्या कहीं प्रकट हुए हैं या फिर इनका मतलब जन्म नहीं हुआ है? ये कहां से आए हैं? ये सेट ए से ही तो आए हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि जो सेट बी के एलिमेंट है वो आपका सब सेट है, यानी सेट बी जो है ये सब सेट है किसका? सेट ए का। ठीक, अब हमने क्या किया? मानस को अलग कर दिया, यानी एक सेट सी ले लिया उसमें मानस को अलग कर दिया। तो ये मानस का कहीं अवतार तो हुआ नहीं है, कहां से आए? सेट ए से ही तो आए हैं। तो आपका सेट सी क्या हो जाएगा? सब सेट हो जाएगा किसका? सेट ए का हो जाएगा। ये आपका पहला नियम हमने बता दिया, पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो आपने सेट ए लिया और सेट ए से जितने आपके सबसेट निकलेंगे वो खुद में एक सेट होंगे। जैसा कि मैंने आपको इतना आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपने सेट ए लिया, वो सेट ए जो लिया उससे जो आपके सबसेट निकल कर आएंगे वो खुद में एक सेट होगा, ठीक, खुद में एक समुच्चय होगा। समुच्चय ए से जितने आप समुच्चय निकालोगे, उप समुच्चय निकालोगे, इस समुच्चय ए से जितने आप लोग उप समुच्चय निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा? खुद में एक समुच्चय हो जाएगा। तीसरी चीज आपको मैंने क्या बताई कि जितने आप इस सेट ए से इस समुच्चय से जितने आप उप समुच्चय निकालो, हिंदी में बता रहा हूं आप समझो, इस समुच्चय से जितने आप उप समुच्चय निकाल रहे हो, अगर उन सभी उप समुच्चय का आप यूनियन निकालते हो, उनको आप जोड़ देते हो, तो आपका वही दोबारा सेट मिल जाएगा, जो समुच्चय ए था वही बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, ये होता है पार्टीशन। आई होप आप पार्टीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक,
पार्टीजन में कोई दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करके फेंक के मारो कि हाँ भैया हमको नहीं समझ में आया। बताओ। कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक, आगे बढ़े। तो हाँ भैया अभी हमारा पार्टीजन मतलब हमारा टॉपिक खत्म, मतलब ये चैप्टर हमारा खत्म। क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीजन हमारा कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज की इस क्लास में नहीं करवा पाऊंगा। पहले हम लोग यूनिट को कंप्लीट करें, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की एक सीरीज ले आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक, चलिए। तो ये था हमारा आज का थ्योरी जितना पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट जितना था, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, पार्टीजन, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? तो कहोगे हमें भैया कोई दिक्कत नहीं हो रही। आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। ठीक, देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर से हो रही है ना, बहुत देर हो गई है, हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही सीखे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे जा रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो इसके बेस पे क्वेश्चन भी करवा दो भैया। क्यों करवा दो? क्वेश्चन करवा दो। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं किस पे? इक्विवेलेंस रिलेशन। किस पे? इक्विवेलेंस रिलेशन। और जो आपका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड जो आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर जो आपका रिलेशन कांग्रेस मॉड्यूलो है। क्या? रिलेशन कांग्रेस मॉड्यूलो, मॉड्यूलो ये इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन इसको हमने क्यों लिखा? डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, इसको हटाओ नहीं, वरना बहुत ज्यादा बोर्ड भर जाएगा ना, तो मजा नहीं आएगा। देखो इस पर एक, इसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कहा गया, ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर प्रूव दैट, लिख दें तो कहोगे हाँ भैया लिखो। ऑन द, थोड़ा सा अच्छे से लिखें, ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, ऑफ इंटीजर्स, integers of integers prove that, अधूरा तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन, नहीं चलो ठीक है, प्रूव दैट द रिलेशन, अधूरा लगेगा तो हमें मेन पॉइंट से मतलब है, द रिलेशन, द रिलेशन, द रिलेशन आर, आर, फिर क्या दिया गया है, ए कामा बी, एक आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, बिलोंग कैपिटल जेड एंड ए कांग्रेंट मॉड्यूलो, ए कांग्रेंट मॉड्यूलो बी। देखा ऐसे झटका देगा, कांग्रेंट मॉड्यूलो बी, ये हमको बताना है। ठीक, इन द इक्विवेलेंस रिलेशन, इन द इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है कि जो आपको ये रिलेशन दिया गया है, ये कांग्रेंट मॉड्यूलो ए कांग्रेंट बी मॉड्यूलो एम के अकॉर्डिंग ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। इन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। देखो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग नोट कर लो क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग नोट करो, ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स प्रूव दैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स जेड और एंड ए कांग्रेंस बी मॉडर्न इन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो, अब याद करो आप लोग, अभी कुछ देर पहले, मात्र आधा एक घंटे की, मतलब आधा घंटे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये क्या होता है कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया गया तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, वो आपका क्या सिमेट्रिक है, वो आपका सिमेट्रिक है, वो आपका ट्रांसिटिव है, वो आपका ट्रांसिटिव है। तो अगर ये तीनों सारी चीजें आपकी मौजूद हैं, ये तीनों चीजें मौजूद हैं, तो वो आपका इक्विवेलेंट, वो आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। ठीक,
तो अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें क्या पता करना चाहिए, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, इस रिलेशन को हमको सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और इस रिलेशन को हमको ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। एक एक करके सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे और अगर ये तीनों आपका सेटिस्फाई कर गया इस रिलेशन में तो आपका वो ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक, सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव आपका है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। ठीक, यही तो बताया था। तो हाँ भैया, आपने यही बताया था कि खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। अब देखो अभी कुछ देर पहले पार्टिकल से पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पर आप नोट कर लो। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक कांग्रेंट मॉड्यूलो बी है और मॉड क्या है, एम है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, बिना इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। और अगर इस बी को आप इधर लेकर आते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कांग्रेंट जीरो मॉड एम हो जाएगा ना, यही तो बताया था। तो आप बताओ, अब इसी चीज को लेकर के हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, इसी चीज को लेकर के हम लोग ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। देखो ए माइनस बी आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो यहां पर या तो आप बी माइनस बी कर लो या तो आप ए माइनस ए कर लो, यानी दोनों टर्म को आपको ए मानना पड़ेगा। आपने ट्वेल्थ में किया होगा कि ए कामा ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल आर, ऐसे आपने ट्वेल्थ में किया होगा ना। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को आपको सेम करना होगा, ऐसा मानना है आपका, नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, बिना इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मान लो या तो आप इस ए को बी कर लो या तो इस बी को ए कर लो, तो हमने ए माइनस ए कर लिया। ठीक, क्या कर लिया, ए माइनस ए कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया कि ए माइनस ए कर लिया। और आप बताओ कि अगर ए को ए से हम लोग घटाएंगे, 2 मिनट, ए को अगर हम लोग ए से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम लोग ए को ए से हम लोग घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि अगर ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 0 है तो ये आपका मॉड एम होगा ना। अब बताओ, अब अगर इस मॉड को हम लोग हटा दे तो 0 इंटू एम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया हाँ भैया। और यहां से हम लोग 0 से एम से मल्टीप्लाई करा दे तो कोई दिक्कत क्यों, जैसे देखो अगर a माइनस ए करोगे तो आप लोग को आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 और फिर 0 को हम लोगों ने मॉड्यूलो m से मल्टीप्लाई करा दिया। अब जैसे देखो, जैसे मान लिया आपने 2 लिया और यहाँ पर आपने k लिख दिया, तो अब इस 2 को अगर इस k के स्थान पर आप 1 रखोगे तो 2, फिर k के स्थान पर 2 रखोगे तो आपको 4 मिलेगा, k के स्थान पर 3 रखोगे तो आपको 6। मतलब ये 2 अगर मान लिया 2 से डिवाइड करना है तो उन सभी को डिवाइड कर रहा है ना, तो हमने m से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट 0 हो गया, मतलब इस 0 मॉड को हमने घटा दिया तो यम। तो यहां पर आपने जब a को a से घटाया तो 0, और जो कि किसके गुणनफल के बराबर हो गया, मतलब अब इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका सेम आएगा। तो a को a से हमने घटाया तो 0 और इंटू में क्या हो गया, यम हो गया। और अगर खुद का खुद से संबंध करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 0 मॉड्यूलो मिल गया, उस केस में हम लोग क्या कह देंगे, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, क्या है, रिफ्लेक्सिव। यानी अगर ए को ए से घटाते तो आपको क्या मिला, 0 मिल गया, तो 0 मॉड्यूलो एम। तो यहां पर आप लोग उसको क्या ले सकते हो कि ये आपका एक रिफ्लेक्सिव है। कोई दिक्कत किसी को, तो कहोगे भैया हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। और अगर ए में बिलोंग कर रहा है, क्या ए कामा ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कर दोगे, तो आप कहोगे कि रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। दूसरी चीज अगर आप समझना चाहते हो तो ए कामा भी बिलोंग कर रहा है जेड के साथ, और ए माइनस से 0 आ गया तो जेड में तो आपका बिलोंग ही करेगा। दूसरा नियम अभी तो मैंने मॉड्यूलो एम की सहायता से आपको समझाया, आप इसकी सहायता से भी समझ सकते हो कि अगर ए को बी बिलोंग कर रहा है जेड में, तो ए से ए आपने घटाया तो 0 आ गया, तो 0 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है जेड में। बस, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए आपका कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है बी के, क्या
ए कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के। यहाँ पर आप लोग देखो, अगर ए कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के, ठीक है, ए कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के। यहाँ पर आप लोग ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ए कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी कांग्रेंट मॉड्यूलो, कांग्रेंट मॉड्यूलो एम और इनटू में जीरो। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर दे इधर, तो कहोगे हाँ भैया कर दीजिए। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर ए कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के, ठीक, ए कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के, ठीक है, कांग्रेंट मॉड्यूलो है बी के, मतलब ए को अगर आप बी को इधर लेकर आओगे तो ए माइनस बी कांग्रेंट जीरो, और इस मॉड एम के स्थान पर हमने कोई नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इधर जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब जीरो, तो यहाँ पर हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, तो बी कामा ए भी कैपिटल आर में बिलोंग करना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, अगर ये ए कामा बी आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में। और अगर ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या आपका क्या है, एक मतलब कोई आपकी जड़ी संख्या वैल्यू है, जड़ी संख्या आप लोग ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ए माइनस बी कांग्रेंट जीरो के है, तो आपका ऐसा होना चाहिए क्या, बी, अब माइनस आप लोग कॉमन कर लो, क्या कर लो, माइनस अगर आप लोग कॉमन कर लो तो बी माइनस ए, और माइनस को आप उधर भेज दो तो कांग्रेंट जीरो, और इंटू में क्या हो जाएगा के। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक। और कोई गलती तो नहीं कर रहा है। ए माइनस बी कांग्रेंट जीरो, ए माइनस बी कांग्रेंट जीरो क्या आ गया, ठीक, ए माइनस बी कांग्रेंट जीरो क्या आ गया, ठीक। और यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो, क्योंकि माइनस में आ जाएगा टर्म, तो यहाँ पर अब माइनस जीरो कहाँ होता है टर्म, तो इसके लिए आप यहाँ पर एम कर लो, ठीक, एम आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूलो एम, और एम में आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब एम आया है, अब माइनस एम में लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि ए माइनस बी कांग्रेंट मॉड्यूलो है यम इंटू के, तो बी माइनस ए यानी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो बी कामा ए भी कैपिटल आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ए कामा बी कांग्रेंट मॉड्यूलो यम इंटू के, तो बी कामा ए कांग्रेंट मॉड्यूलो होना चाहिए माइनस एम कामा के। और जो मॉड्यूलो होता है मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इंटीजर्स होता है, और इंटीजर्स निगेटिव हो सकता है। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया क्या, कि ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन बी कामा ए भी बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, ठीक। ए माइनस बी हमने किया, वो एम इंटू क्या आ गया, एम इंटू क्या आ गया। अब अगर बी माइनस ए हम लोग करते हैं तो माइनस एम इंटू क्या आता है, ठीक, क्या आता है, माइनस एम इंटू क्या आता है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं कि बी कांग्रेंट मॉड्यूलो एम, ठीक, बी कांग्रेंट मॉड्यूलो ए और इनटू में मॉड एम, यानी ये आपका सिमेट्रिक भी हमने प्रूव कर दिया। अब एक आपका बचता है क्या, ट्रांसिटिव। अगर ट्रांसिटिव भी आपका प्रूव हो गया, देन ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, दोनों प्रूव हो गया, ठीक। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आपका रिफ्लेक्सिव भी प्रूव और आपका सिमेट्रिक भी प्रूव। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, ट्रांसिटिव, आरएसटी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की नहीं, इसकी ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव रिलेशन कि ट्रांसिटिव है कि नहीं है। ट्रांसिटिव के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए कांग्रेंट मॉड्यूलो बी है, आपको अभी प्रॉपर्टी 3 वाली याद करो कि अगर ए कांग्रेंट मॉड्यूलो बी है, बी कांग्रेंट मॉड्यूलो सी है, तो ए कांग्रेंट मॉड्यूलो सी होना चाहिए। प्रॉपर्टी याद करो, पांचवी प्रॉपर्टी, सॉरी पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, यही तो बताई थी, ए कांग्रेंट मॉड्यूलो बी, बी कांग्रेंट मॉड्यूलो सी, तो ए कांग्रेंट मॉड्यूलो सी होगा। तो उस प्रॉपर्टी की सहायता से डायरेक्ट आप कह सकते हो कि हाँ ये आपका ट्रांसिटिव है। लेकिन हमको प्रूव करके बताना है तो हम प्रूव करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो कि ए कांग्रेंट बी मॉड एम है, ठीक, मॉड एम है, और बी कांग्रेंट मॉड्यूलो सी, बी कांग्रेंट मॉड्यूलो सी एम है, तो देन आपका क्या होना चाहिए, देन आपका होना चाहिए
ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी, ए कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो सी होना चाहिए। ठीक, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। हालांकि डायरेक्ट आप अगर ऐसे लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आपका सही माना जाएगा, लेकिन अगर आप प्रूफ कर दोगे तो और अच्छा आ जाएगा। ठीक, जैसे जैसे मैंने कहा कि ए को जब आप इधर लेकर आओगे तो ए माइनस बी, क्या ए को आपने क्या किया, सॉरी, ए बी को आपने इधर आप लेकर आए हो, लेकर आए तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका एम बचा तो एम इंटू, अब कोई नंबर आपका के है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यहाँ पर के वन कर लो क्योंकि सच में आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपने यहाँ पर किया क्या, बी, और इस सी को आप इधर लेकर आओ, किधर, इधर लेकर आओ, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो हो जाएगा किससे, एम इंटू, यहाँ पर के वन था, यहाँ पर आपका क्या कर लो, के टू। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। कोई दिक्कत किसी को, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप क्या करो, इसमें आप क्या करो कि इस जोड़ दो, दोनों को, दोनों इक्वेशन को आप लोग प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन को आप लोग जोड़ दो, तो दोनों इक्वेशन को आप लोग जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो में क्या हो जाएगा, एम के वन क्या हो जाएगा, एम के वन प्लस क्या आ जाएगा, एम के टू, एम के टू। ठीक, एम के टू आ जाएगा। अब देखो ये बी, आपका बी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस दिखाई दे रहा है, ए माइनस सी कांग्रेस मॉड्यूलो, अब यहां से एम आप कॉमन कर लो, एम आपने कॉमन कर लिया तो के वन प्लस क्या आ जाएगा, के टू आ जाएगा। मतलब आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, क्या मिल गया, ए माइनस सी कांग्रेट मॉड्यूलो एम के वन प्लस के टू। अब आप बताओ कि अगर ए माइनस बी आपका कांग्रेट मॉड्यूलो है एम के वन के, बी माइनस सी कांग्रेट मॉड्यूलो है एम के टू के, तो ए माइनस सी कांग्रेट मॉड्यूलो होगा एम, और के वन जैसे यहाँ पर के वन हमने केवल ले लिया, लेकिन अब जैसे केवन में भी आप एक और नंबर जोड़ रहे हो, और केवन हमने किससे बिलोंग किया, केवन आपका एक जेड है, केवन बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पर आप केवन प्लस केवन यानी केवन से मल्टी, जैसे यहाँ पर आपका एम केवन था तो एम केवन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उससे उसमें थोड़ा सा कुछ और जुड़ जाएगा, एम के टू जुड़ जाएगा, तो भी आपका ये डिवाइड करेगा। तो आपका अगर ए माइनस बी कॉन्ग्रेंट है एम के वन के, बी माइनस सी कॉन्ग्रेंट है एम के टू के, तो ए माइनस, अब इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप, जोड़ दो, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एम के वन प्लस के टू आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो कि ये आपका एक ट्रांजिटिव है, टी आर ए एन एस आई टी आई बी, ठीक, ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब अब आप इसमें थोड़ा सा, अगर आप फाइनल इसको मिटा दें तो दिक्कत, नोट आप इसका शॉर्ट ले लो, फिर इसको हम मिटा दो। ठीक, अब इसका अगर आप फाइनल फाइनल रिजल्ट आप लोग लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप लोग कैसे लिखोगे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना होगा। पहले आपको रिफ्लेक्सिव लाना होगा, फिर आपको ट्रांजिटिव लाना होगा, फिर सिमेट्रिक लिखना होगा, उसके बाद आप फाइनल आप कंक्लूजन निकालोगे। ठीक, फाइनल कंक्लूजन आपका यहाँ पर क्या निकला, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, फाइनल रिजल्ट आपका निकल कर आया कि रिलेशन 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 ध्यान से आप लोग देखो, रिलेशन ए कॉन्ग्रेंट बी, ए कॉन्ग्रेंट बी, रिलेशन ए कॉन्ग्रेंट बी, रिलेशन ए कॉन्ग्रेंट बी आर रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव, और अगर ये तीनों चीजें आपकी हैं, देन देन रिलेशन आर, रिलेशन आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक, बस इतना आपको लिखना होगा, कोई दिक्कत किसी को, और एक क्वेश्चन करें, चाहिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लें। अब मेरी तरफ से क्लास मतलब ये चैप्टर कंप्लीट, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, सॉरी, ये जो चैप्टर आपका था इक्विवेलेंस रिलेशन
रिलेशन एंड पार्टीजन, ये आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक, खत्म, खत्म, टाटा, बाय बाय। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसके बेस पे हमको क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से करना है। तो अब हमारी ये क्लास मतलब अब कंप्लीट हो चुकी, जितना हमारा टारगेट था। पहला चैप्टर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीजन कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जितनी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओ ये आप पे डिपेंड करता है, बट मैं अगर मुझे मौका मतलब टाइम मिलता है तो मैं आपको इसके बेस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। बट आप ये ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन ये मैं आपको कराया हूँ ये डायरेक्ट, अब देखो जैसे ये मैंने डिजिट मतलब कोई अल्फाबेट ले लिया, क्या ले लिया, ए बी, बी ए बी मतलब कोई लेटर्स से हमने सॉल्व किया है। बट आपको यहीं पर क्या दे देगा क्वेश्चन बनाने में, ए की जगह आपको 5,7 दे सकता है। ठीक, बी की जगह आपको आपको 5,7 डिवाइड मतलब 5 को अगर 7 से घटाएंगे तो आपका जेड जेड में बिलोंग करेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब डिजिट चेंज कर देगा। आपको ऐसे रिलेशन जैसे आपका क्या दे देगा, जैसे ए का बी बिलोंग टू जेड आपको दे दिया, तो ऐसे दे देगा कि 15 5 को डिवाइड करता है, 15 5 को डिवाइड करता है और बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। ऐसे आपको मतलब कई सारे कंडीशन लगाकर दे देगा और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट मतलब मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, जितनी संभव हो पाई मैंने आपको बता दी है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको क्वेश्चन जैसे आपका क्या होता है, आपने क्लास 12th में समरूप ऐसे डायरेक्ट ए कामा बी, ए बी के समरूप है, ए कामा बी, ए बी के सर्वांगसम है, तो ऐसे डिजिट आपके मतलब कंडीशन चेंज कर दिए जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ज्यादा आपसे अब मैं बातें नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा देर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप लास्ट में जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, मुझे मतलब मैं नहीं चाहता कि कौन कहाँ से मुझे देख रहा है, कुछ नहीं पता, बट एक उम्मीद रहती है कि हाँ कोई तो देख रहा है। ठीक, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करना, डिमोटिवेट हमें मत होने देना। और कैसी लगी आपको क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने हर उस दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको तुम चाहते हो कि हाँ वो भी थोड़ा सा पास हो जाए, बैक वैक ना लगे, अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, लेकिन हाँ कमेंट करना मत भूलना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।